देश में इधर विपक्ष ने खूब हल्ला किया है कि प्रधानमंत्री सैर सपाटे के लिए गए थे। विपक्षी दल जो कुछ भी कह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए ये बेसलेस बेबुनियाद की बातें है। ये जो स्ट्रेटेजिक दौरा था यहाँ पे हमने 5 नए जॉइंट मिशन एग्रीमेंट साइन करे हैं। भारत ऐसा एशिया में पहला देश बनने वाला है जहाँ पे क्वांटम कंप्यूटिंग आएंगी। अभी ये जो दौरा हुआ है इसका एक फॉलोअप भी होगा। इसका फॉलोअप है एक प्रॉपर बिजनेस समिट। मैं पहले भारतीय हूँ, ठीक है। वो चीज़ हम 2014 के पहले नहीं कहते थे, वो आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं क्योंकि इंडिया एक रिलायबल और एक फ्यूचर है। 1 रुपए की टॉफी के बदले में उन्होंने तो लाखों अरबों करोड़ों की गिफ्ट्स लेकर के आए हैं। तो यदि 1 रुपए की ट्रॉफी में उन्होंने किया तो इनसे बेहतर बिजनेसमैन और कोई नहीं हो सकता। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे पर गए और प्रधानमंत्री जब ये दौरा कर रहे थे तो इस दौरान भारत में जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने उन पर तंज कसे, उन पर आरोप लगाया कि वो सैर सपाटा करने के लिए गए हैं, ऐसे वक्त में गए हैं जब पूरी दुनिया में संकट है। विपक्षी पार्टी के नेताओं ने और खुद राहुल गांधी जैसे जो एलओपी हैं, ऐसे नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयानबाजी की और कहा कि प्रधानमंत्री टॉफी बांटने के लिए 4,000 करोड़ के फ्लाइट में बैठकर चले गए। उन्होंने कहा कि देश के लोगों को मोदी जी कह रहे हैं कि कहीं घूमने मत जाओ और खुद विदेश चले गए दौरे के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकट की इस घड़ी में क्यों गए थे और क्या वो करना चाहते थे? जिन देशों का उन्होंने दौरा किया उन देशों से क्या भारत को हासिल हुआ और वहां पर रहने वाले तमाम जो भारतीय हैं और भारत से जुड़े हुए जो लोग हैं वहां पर क्या हुआ, आज इसी पर बात हम करने वाले हैं। प्रशांत अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, बोर्ड मेंबर हैं स्वीडन इंडिया बिजनेस काउंसिल के। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार विद्यानाथ जी। प्रशांत जी, देश में इधर विपक्ष ने खूब हल्ला किया है कि प्रधानमंत्री सैर सपाटे के लिए गए थे। तो क्या प्रधानमंत्री आप लोगों को सैर सपाटा करते हुए दिखाई दिए, वहां पर घूमते फिरते हुए, मौज मस्ती करते हुए दिखाई दिए कि सच में वहां पर कुछ बड़ा करने के लिए प्रधानमंत्री गए थे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सब जो विपक्षी दल जो कुछ भी कह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए ये बेसलेस बेबुनियाद की बातें हैं। इन माय करियर, मेरे करियर में हमें 16 साल हो गए हैं स्वीडन में। मैं स्कैंडियन रिप्रेजेंट करता हूँ जो कि एक बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है यहाँ पे। और पिछले 16 साल से हम भारत के साथ कई बायलैटरल अग्रीमेंट्स करे हैं। बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करी है। मैं इन्वॉल्व खुद रहा हूँ ईयू एफटीए एग्रीमेंट के सिलसिले में इंडिया के साथ बायलैटरल डिस्कशंस में। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि हमने आज तक हमारे करियर में इतना मेहनती और इतना डेडिकेटेड प्राइम मिनिस्टर कहीं नहीं देखा है। ना स्वीडन में, ना नॉर्वे में, ना यूरोप में, जो हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में देखते हैं। और ये जो दौरा था ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक और बहुत महत्व का था, सिर्फ भारत के लिए नहीं, इवन यूरोप के माध्यम से। और कैसे? हम सब जान हम सब जानते हैं कि आज की तारीख में एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और जो वातावरण क्रिएट हुआ है एक्सट्रीम वेस्ट, यूएस को लेके, चाइना को लेके, ईरान को लेके, आई मीन ऐसे माहौल में यूरोप को एक रिस्पॉन्सिबल और एक डिपेंडेबल साथी का होना बहुत जरूरी है। और दुनिया जानती है कि भारत से बेहतर साथी, भारत से बेहतर पार्टनर इस कठिन घड़ी में यूरोप यूरोप के पास और स्पेशली नॉर्डिक कंट्रीज के पास, जो कभी किसी युद्ध में शामिल नहीं हुए हैं आज तक, जिनका सिर्फ फोकस इनोवेशन और सोशल कॉज रहा है हमेशा, और जनहित में हमारे देशों ने हमारे देशों का कहने का मतलब, मैं एक स्वीडिश नागरिक हूँ और स्वीडिश सिटीजन हूँ, इसलिए मैं स्वीडन की तरफ से मैं कह सकता हूँ कि हमारा फोकस हमेशा इनोवेशन रहा है। इसलिए स्वीडन में आप देखते हैं कि नोबेल प्राइज भी जो है वो स्वीडन से आता है, और जो पीस प्राइज आता है वो नॉर्वे से आता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस होता है इनोवेशन
और हमारी जो इकोनॉमी है स्वीडन की वो एक्सपोर्ट पे निर्भर है। और भारत के साथ यदि हम प्रशांत देखें तो जी, भारत। सीधी सीधी जी। बात यह है कि देखिए, यहाँ लोग सीधी सीधी बात सुनते हैं, सीधी सीधी बात करते हैं। मैं भी सीधी बात कर रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि इस बार प्रधानमंत्री जब स्वीडन गए थे, तो वहां पर प्रधानमंत्री ने कोई ऐसी डील की जिससे भारत को फायदा होगा? बहुत बड़ी डील हुई है, मैं ये कह सकता हूँ। और इंडिया का स्वीडन का इन्वेस्टमेंट पिछले 15 साल में 10 बिलियन US डॉलर प्लस रहा है। कंपनीज साब, एरिक्सन, एस्ट्राजेनेका, एबीबी, आइकिया, ये सब ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हो चुके हैं। ये जो स्ट्रेटेजिक दौरा था, यहाँ पे हमने 5 नए जॉइंट मिशन अग्रीमेंट साइन करे हैं। और ये अग्रीमेंट साइन हुए हैं इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग को लेके। पूरे एशिया में कहीं भी क्वांटम कंप्यूटर नहीं है। चाइना क्या करता है, ये चाइना सिर्फ जानता है, वो बाकी दुनिया के साथ शेयर नहीं करता है। और भारत ऐसा एशिया में पहला देश बनने वाला है जहां पे क्वांटम कंप्यूटिंग आएंगी। क्वांटम कंप्यूटिंग आज की तारीख में 1960 की दिशा में या 1970 में जो न्यूक्लियर वेपन करता था, एक विश्व को, एक देश को यूनिवर्सल पावर के रूप में माना जाता था, जिसके पास भी न्यूक्लियर वेपन है, वही चीज क्वांटम कंप्यूटिंग करेगा आने वाले फ्यूचर में। तो क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर के एक अग्रीमेंट साइन हुआ है, वे जो एक एआई को भी प्लेटफॉर्म देता है। कोई भी एआई एप्लीकेशन यूज केस बनाने के लिए आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है जो क्वांटम कंप्यूटिंग से आता है। इसलिए अमेरिका इतना भारी है बाकी पूरी दुनिया पे। तो यहाँ पे हिंदुस्तान में, भारत में खुद क्वांटम कॉरिडोर स्टैब्लिश होने जा रहा है, महाराष्ट्र और बाकी जगह पे। दूसरा एक सेक्टर जिस पे एग्रीमेंट साइन हुआ है वो है स्पेस। आपने देखा होगा कि उल्फ क्रिस्टरसन, स्वीडन के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया वीनस ऑर्बिट मिशन को लेके। सो वीनस अभियान शुरू हुआ है। तीसरा फोकस रहा है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और इलेक्ट्रिफिकेशन, नेट कार्बन जीरो, कार्बन एमिशन को रिड्यूस करते हो और टेक्नोलॉजी में और एडवांसमेंट लाने के लिए। तो यहाँ पे वोल्वो के साथ स्पेशल एग्रीमेंट्स और ईवी सेक्टर को पूरा मध्यम में रखते हुए ईवी सेक्टर के लिए एक अग्रीमेंट साइन हुआ है। उसके अलावा एरिक्सन जैसी कंपनी के साथ 5G 6G फ्यूचर एडवांसमेंट। आप ये भी जानते हैं कि भारत पहला ऐसा देश है जहां पे पूरा 5G डिप्लॉयमेंट हुआ है, जो जियो ने किया है, साथ में एरिक्सन। और इसकी फंडिंग भी स्वीडन से आई थी। ठीक है, जो हमारे प्रेजेंट गवर्नमेंट के टेन्योर में हुआ है। और यहाँ पे और एडवांसमेंट कैसे किया जाए, बिकॉज 5G 6G के बिना किसी भी कंट्री को कोई भी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को जोड़ना नामुमकिन है। तो ये एक एडवांसमेंट रहा है। और उसके अलावा हेल्थ टेक, एस्ट्राजेनेका जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है हेल्थ केयर से और ड्रग डिस्कवरी और वैक्सीन्स जिसकी बनती थी कोविड के टाइम में, उस सेक्टर में हेल्थ हेल्थ टेक और बायोटेक में क्या क्या नए इनोवेशन। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से लेके प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने मोदी जी की एक उनको बहुत बात बहुत अच्छी लगी। मोदी जी ने ये कहा, इनोवेट, इन्वेंट इन स्वीडन, हम्म। स्केल इन इंडिया, सर्व द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे बहुत सारे इनोवेशन करते हैं, बट हमारे पास ये क्षमता नहीं है कि हम कोई भी प्रोडक्शन या किसी भी कंपनी को एक स्केल पे लेके जाए। तो हम्म। उन्होंने ये एक अग्रीमेंट साइन किया कि आप आके भारत में इन्वेस्टमेंट कीजिए, भारत में इस फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश कीजिए और वहां से आप दुनिया भर में एक्सपोर्ट कीजिए। तो इससे जो इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रेड है वो दुगना नहीं होगा, वो चौगना होगा। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट से 10 बिलियन के, ये 10 बिलियन से टारगेट है हमारा 100 बिलियन USD लेकर के जाने का। 1 बिलियन USD नहीं, कुछ तो आज की तारीख में नहीं, कुछ तो आज की तारीख में 10,000 करोड़ के आसपास हो सकता है। 10,000 गुनी 100 करोड़ की आप बात कर रहे हैं। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लाना कोई मामूली बात नहीं है। और स्पेशली जहाँ पे कंट्रीज अपनी आईपीस प्रोटेक्ट करना चाहती है, यहाँ पे पहली बार भारत, जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं एक देश, वहां पे हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और आईपी शेयरिंग की बात कर रहे हैं। और यही नहीं, यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा 2014 से पहले स्वीडन में, मैं सिर्फ स्वीडन की बात करूंगा, जो इंडियन डायस्पोरा था वो केवल 1100 लोगों का था। 2014 से आज है 2026, इंडियन डायस्पोरा हो चुका है 100,000 से भी ज्यादा। और ये ये क्या होता है? 100,000
ये होता है बेसिकली, डायस्पोरा का मतलब होता है कितने भारतीय यहाँ पे आ रहे हो और यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। ठीक है। तो 1100 से 1,02,000 के आसपास अब हमारा डायस्पोरा हो चुका है स्वीडन में। और ये सब ये है क्या वाइट प्रधानमंत्री कॉलर। नरेंद्र मोदी की वजह से लोग वहां जाकर काम करना शुरू कर रहे हैं? यस, ये जो बायलैटरल अग्रीमेंट्स हुए हैं और जो हाँ। नए इन्वेस्टमेंट्स आए हैं स्वीडन से इंडिया में, और रिवर्स इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है, प्रॉफिट रिपैट्रिएशन और री इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के, इस वजह से यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा बढ़ रहा है। और यही नहीं, आई मीन आज हमें मुझे गर्व है, मैं एक इंडियन ओरिजिन हूँ, मेरी पैदाइश बम्बई में हुई थी। मुझे बहुत गर्व होता है जब मैं एक भारतीय को देखता हूँ यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पे काम करते हुए। तो ये जो जी। 100,000, जो 1 लाख जो मैं इंडियंस की बात कर रहा हूँ, ये कोई मामूली ट्रक ड्राइवर या टैक्सी ड्राइवर्स नहीं है। ये है साइंटिस्ट, ये है प्रोफेसर्स, ये है इंजीनियर्स, जो सिर्फ मामूली कोडिंग नहीं कर रहे। ये R&D सेंटर के हेड्स है यहाँ पे। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो हम्म। कि सिर्फ इंडिया को नहीं, पूरी दुनिया में एक GCC की तरह ऑपरेट करता है, विच इज ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। और इसके अलावा स्वीडन की तरफ से नहीं कुछ तो 40 GCC, 40 GCC इंडिया में इस्टेब्लिश्ड हुई है। और मैं कह सकता हूं कि इंडिया में मेन अभी ये जो दौरा हुआ है, इसका एक फॉलोअप भी होगा। इसका फॉलोअप है एक प्रॉपर बिजनेस समिट, जहां पे जो नेक्स्ट ईयर प्लान किया जा रहा है मुंबई में, जहां पे 65 ग्लोबल CEOs और चेयरमैन आएंगे और नए इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में अनाउंस करेंगे। और जो कि मैं जी। आपको बता चुका हूं, $100 बिलियन का टारगेट है, और ये हम बिल्कुल अचीव करेंगे। ये एक सवाल पर आपने सारा सब कुछ बता दिया, एक सवाल में ही सब कुछ आपने बता दिया, लेकिन कुछ और सवाल मेरे। अभी टाइमिंग को लेकर प्रशांत जी, एक बड़ा भारत में अपने देश में बहुत ज्यादा यहाँ पर बवाल हुआ कि ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन देशों के दौरे के लिए गए जब दुनिया में ऊर्जा संकट है, दुनिया भर में इस वक्त युद्ध की वजह से, जो ईरान और अमेरिका के बीच, इसराइल के बीच युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं। तो क्या ये वक्त सही नहीं था प्रधानमंत्री का वहां जाने के लिए? और क्या अभी ही ऐसे वक्त में ही प्रधानमंत्री वहां जाकर ये बड़ी डील कर रहे हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? क्या इसको बाद में नहीं किया जा सकता था? मैं कहूंगा कि इससे बेहतर टाइमिंग और कुछ नहीं हो सकती थी। क्यों? क्योंकि इसके दो तीन कारण हैं। पहला कारण, US में आप जानते हैं कि H1B वीजा को लेके कितनी दिक्कतें आ रही है हमारे इंडियंस और इंडियन स्टूडेंट जो नए पास आउट हो रहे हैं। हाँ, हम्म। जॉब जॉब सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया जो है वो दुनिया का एक सबसे यंग देश माना जाता है इन टर्म्स ऑफ एवरेज एज जो कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे यदि हमारे फ्यूचर के पास जॉब नहीं है, हमें US में यदि रहने की अनुमति नहीं मिल रही है, तो ऑब्वियसली जो हमारे जो युवा नागरिक है, वो तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। और यदि हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, उससे क्या बड़ी बात हो सकती है। तो आप एक चीज देखिए, जॉइंट स्टेटमेंट में 6,200 नए जॉब सिर्फ वेस्ट स्वीडन में क्रिएट किए गए हैं। एंड एंड ये मेनली इंडियन ओरिजिन्स, विच इज इंडियन डायस्पोरा। सो हमारा डायस्पोरा 6,200 से और बढ़ेगा यहाँ पे। और 6,200 सिर्फ और सिर्फ वेस्ट स्वीडन के लिए, पूरे स्वीडन के लिए 32,000, यानी 32,000 नए जॉब। ठीक है। पहला पहला ये। दूसरा पॉइंट, इंडिया ने फिलहाल EU, यूरोप के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। इस दौरे में उर्सुला जी खुद आई स्वीडन गॉथमबर्ग में। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के इम्पैक्ट क्या होंगे? इससे जॉब क्रिएशन ही नहीं, एक इकोनॉमिक सर्च कैसे लाया जाएगा दोनों तरफ से, इस चीज पे बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ। और वही नहीं, 65 ERT, यूरोपियन राउंड टेबल, मेरा कहने का मतलब यूरोप के बड़े बड़े कंपनीज, मर्सिडीज बेंज बोलिए, बॉश बोलिए, साब बोलिए, एस्ट्राजेनेका बोलिए, एरिक्सन बोलिए, वोल्वो बोलिए, सबके 65 ग्लोबल चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर्स के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने राउंड टेबल लिया और सबको आश्वासन दिलाया कि इंडिया एक सेफ और सिक्योर्ड एनवायरनमेंट है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और हम आपके साथ मिलके इनोवेट और स्केल करना चाहते हैं। युद्ध चल रहा है ना, US में हमारे इंडियंस को अनुमति नहीं है, H1B वीजा के वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। दूसरा, आप मिडिल ईस्ट में देखिए, मिडिल ईस्ट में हमारी इतनी इंडियन डायस्पोरा बढ़ गया था, बट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से इंडियन सब छोड़ के वहां से जा रहे हैं। हमने UK के साथ भी FTA एग्रीमेंट साइन किया है। और
यूरोप एक बहुत रिलायबल पार्टनर है, और यूरोप और इंडिया का जो संबंध है वो आज का नहीं है। ये एक 100 साल से भी ज्यादा पुराना संबंध है। तो इससे बेटर टाइमिंग और कुछ नहीं हो सकता था। और ठीक। आप तीसरा आप ये चीज देखिए कि ऐसे ऐसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में और ऐसे अनस्टेबल एनवायरनमेंट में एक फाइनेंशियल सपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है, जहाँ पे हम्म। हम रिलाय कर सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो सस्टेन करे, और सस्टेन ही ना करे, हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करना चाहिए। हम्म। तो ये जो इनिशिएटिव लिया गया, सिर्फ स्वीडन और पूरा नॉर्डिक समिट के साथ, यूरोप भी गए हैं, रोम भी गए हैं, यहाँ से मोदी जी सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स लेके नहीं आ रहे हैं, बट इवन आउटबाउंड जो हमारा इंडियन डायस्पोरा और टैलेंट स्किल डेवलपमेंट एक्सपोर्ट हो रहा है वो भी हो रहा है। तो इससे बेटर टाइमिंग और कुछ नहीं हो सकता था, मैं ये कह सकता हूँ। प्रशांत जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से उन्होंने सत्ता संभाली है भारत में 2014 से, तब से अब तक क्या भारत और भारतीयों के साख में कोई प्रभाव पड़ा है? उनकी कुर्सी पर बैठने के बाद विदेश में भारतीय लोगों को या भारतीय मूल के लोगों को जो देखने का नजरिया है वो बदला है क्या? ज्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं भारतीय मूल के लोग या भारतीय लोग जो विदेश में रहते हैं? आप जैसे स्वीडन में रहते हैं, आप वहां तो पैदा ही हुए हैं। जी। मैं ये कह सकता हूँ कि 2014 के पहले एक जो नजरिया हुआ करता था वेस्टर्न वर्ल्ड का या एक्सट्रीम ईस्टर्न वर्ल्ड का, एक भारतीय के तरफ देखने का, वो नजरिया ऑलमोस्ट 180 डिग्री से बदला है। ठीक है। 180 डिग्री बदल गया है? 180 डिग्री बदल क्या गया, क्या थ्री हुआ है, क्या हुआ है? यहाँ पे जो पहले पहले एक क्वेश्चन हुआ करता था कि ये इंडियन है, जैसे मैं एक इंडियन ओरिजिन हूँ। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ कि जो रिस्पेक्ट और जो एक क्रेडिबिलिटी होती है कि मैं कभी किसी को कहूँ कि मैं एक इंडियन ओरिजिन हूँ, मैं भले ही स्वीडिश सिटीजन हूँ, मैं लेकिन आज गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं मेरा इंट्रोडक्शन होता है कि मैं पहले एक मैं इंडियन भारतीय हूँ। ओरिजिन हूँ, मैं पहले भारतीय हूँ। ठीक हम्म। है। वो चीज हम 2014 के पहले नहीं कहते थे, वो आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया एक रिलायबल और एक फ्यूचर है। और ये चीज सिर्फ यूरोप नहीं, पूरा विश्व जान चुका है। और इसकी क्रेडिबिलिटी मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को दे सकता हूँ। और उनके साथ जो उनकी मिनिस्ट्री है, जो उनके ऑफिशियल्स है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। एक रिलायबिलिटी फैक्टर आया है। दूसरा, जो एक अपॉर्चुनिटी कहते हैं, इंडियन टैलेंट को अब अप्रिशिएट किया जाता है। इंडिया पहले एक लो मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह से जा सकता था 2014 तक। लोग कहते थे कि हमें यदि चीप लेबर चाहिए तो हम इंडिया जाके अपनी फैक्ट्री डालते हैं। आज वो नजरिया नहीं है। आज नजरिया ये है कि इंडिया में हाई स्किल्ड लेबर है, हाई स्किल्ड टैलेंट है। वो हाई स्किल्ड टैलेंट को हम कैसे यूज करें अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने न्यू रिसर्च इनोवेशंस इन्वेंशंस करने के लिए। आज इंडिया सिर्फ एक लो मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है। आज इंडिया एक इनोवेटिव लैंड, क्रिएटिव लैंड और एक्सपोर्ट लैंड की तरह से जाना जाता है ग्लोबल ठीक। ग्लोबल लेवल पे। और ये तो ये पॉलिटिकल, बदला है प्रधानमंत्री या नरेंद्र मोदी की वजह से, आप ये कह रहे हैं? अभी बिल्कुल। मैं एक सवाल और पूछ रहा हूं आपसे। पता नहीं स्वीडन में इसकी चर्चा हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ भारत में तो बहुत वायरल है। मेलोडी खाई है आपने कभी? बिल्कुल खाई है बचपन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम मेलोनी से मिले तो उनको मेलोडी उन्होंने तोहफे के तौर पर दी। तो इसको लेकर भी बड़ी चर्चा हिंदुस्तान में हो रही है कि भाई आप 1 रुपए की टॉफी देने के लिए, 1 रुपए की टॉफी का गिफ्ट देने के लिए आप 4,000 के प्लेन से वहां पहुंच गई। राहुल गांधी एलओपी हैं जो हमारे यहाँ के, हम्म वो कह रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये सही क्रिटिसिज्म है? ये बहुत ही फालतू की क्रिटिसिज्म है, बस मैं इतना कह सकता हूँ। अब देखिए, हमारे मैं इंडियन ओरिजिन हूँ, तो हमारी एक सभ्यता है, हमारा एक कल्चर है। जब भी हम किसी से मिलते हैं, हम खाली हाथ नहीं मिलते हैं। हमारे यहाँ कोई भी त्योहार, कोई भी पावन पवित्र कोई भी इवेंट होता है, तो हम मिठाई जरूर देते हैं। अब मिठाई कई लोगों को यूरोप में पसंद नहीं है, तो हम कुछ लाइक कुछ स्वीट मीठा हो देना जाए तो पसंद, टॉफी और कुछ चॉकलेट मीठा। देते हैं। हाँ, मीठा हो जाए। और यूरोपियंस
टॉफी और चॉकलेट अप्रिशिएट करेंगे। कोई भी यूरोप से जब आता है, कोई भी आप देखिए इंडिया में कोई आता है, तो या तो स्विट्जरलैंड से चॉकलेट लाएंगे, स्वीडन से चॉकलेट लाएंगे, कहीं की भी चॉकलेट्स लेकर के आते हैं। जो चॉकलेट का यहाँ पे एक ट्रेंड है, यहाँ पे मिठाई का ट्रेंड नहीं है। तो जी इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने एक रेसिप्रोकेट किया, और ये कर्टसी है। अब आप देखिए ना, बदले में हमारे हिंदुस्तान को क्या मिला? हिंदुस्तान को रविंद्रनाथ जी के ट्रांसक्रिप्ट मिले, ठीक है। इसी तरह से रोम, आई मीन इटली ने कई सारी चीजें, चोला डायनेस्टी का 10,000 पुराना कॉपर की प्लेट दी गई, ठीक है, नीदरलैंड से। रविंद्रनाथ जी के ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट जी, इनकी वैल्यू आप देखिए क्या है, इनकी वैल्यू, ये इनकी कोई वैल्यू की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। दीज आर प्राइसलेस, दीज आर प्राइसलेस गिफ्ट्स, ओके। आज यदि मैं एक स्कैंडियन का चेयरमैन होने के नाते यदि मैं खरीदना भी चाहूँ, मैं यदि 10,000 करोड़ भी दूं, तो कोई देश मुझे बेचेगा नहीं वो, ठीक है। बदले में, एक एक रुपए की टॉफी के बदले में उन्होंने तो लाखों अरबों करोड़ों के गिफ्ट्स लेकर के आए हैं। तो यदि 1 रुपए की ट्रॉफी में उन्होंने किया, तो इनसे बेहतर बिजनेसमैन और कोई नहीं हो सकता। जी जी प्रशांत जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे कि क्या भारत के जो बिजनेसमैन हैं, सिर्फ उनको फायदा पहुंचाने के लिए, मतलब भारत में जो बिजनेस कर रहे हैं, क्या सिर्फ उनको फायदा पहुंचाने के लिए, जैसे बड़े बड़े यहाँ के बिजनेसमैन जिनके नाम लेकर राहुल गांधी आरोप लगाते रहते हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी गए थे इन देशों के दौरे पर? नहीं, मैं शुरू से आपको ये कह रहा हूं कि इस दौरे का जो इम्पैक्ट है, ये एक कॉमन मैन, एक मामूली नागरिक पे सबसे ज्यादा है, जाकि जाकि बिजनेसमैन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं को इन्वेंट, को क्रिएट, ओके, को मैन्युफैक्चरिंग स्केल इन इंडिया। तो यहाँ पे जो जॉब्स है, ये जॉब क्रिएशन हो रहा है दोनों तरफ से। इंडियंस यूरोप में आएंगे, और इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है नई फैक्ट्रीज का, नई जीसीसी सेंटर्स का, इससे एक आम आदमी, एक जो मामूली नागरिक है, उनको एक जॉब क्रिएटिव, लाइक जॉब क्रिएशन हो रहा है उनके लिए। अब देखिए, हम भी बिजनेसमैन हैं। अब ऐसे तो, आई मीन आरोप लगाने के लिए आप किसी पे भी किसी भी तरह का आरोप लगा सकते हैं। ये बेबुनियाद है। आई मीन यहाँ पे आप देखिए, स्वीडिश कंपनीज की तरफ से, हम स्कैंडियन, हमारा बिजनेस है फाइनेंस करना लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। मोदी जी के दौरे में जायका से इन्वेस्टमेंट्स आ रहा है, सारी बुलेट ट्रेन्स और बहुत सारी चीजें करने का। स्वीडन से कई सारे इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, जो सिर्फ एक कंपनी को नहीं जा रहा है, ये कम से कम मेजर पीएसयूज, मेजर कंपनीज को जा रहा है। और जो इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट सेक्टर में आ रहे हैं, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है। अब आज की तारीख में एरिक्सन, आइकिया, ये थोड़ी ना कोई बड़ी बिजनेस फैमिलीज इंडिया की थोड़ी ना ओन करती है, ये तो स्वीडन के बिजनेसेस है। बट इसका इम्पैक्ट जो है, ये कॉमन आम नागरिक पे हो रहा है, कॉमन पब्लिक पे हो रहा है, जहाँ पे जॉब क्रिएशन ज्यादा बढ़ रही है, एक सिक्योर्ड और एक स्टेबल फ्यूचर मिल रहा है इंडियंस को। तो इसका दो जो सवाल डायरेक्ट मेरे बेनिफिट है। प्रशांत जी आपसे, आखिरी दो जी। सवाल। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपकी भी मुलाकात हुई? एक तो इसका जवाब, और इसके बाद कि राहुल गांधी को लेकर फॉरेन में, विदेशों में, क्योंकि वो भी ट्रैवल करते रहते हैं, वो भी जाते हैं, घूमते हैं, उनको लेकर क्या नजरिया है? क्या बाहर रहने वाले जो भारतीय मूल के लोग हैं या भारतीय हैं, वो ये सोचते हैं कि राहुल गांधी को भी देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए भारत का? आप पहला, आपके पहले सवाल का जवाब, जी। मुझे गर्व है कि मुझे बिल्कुल एक सिर्फ आधा मिनट का मौका मिला माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का, और अपना परिचय दोबारा से एक देने का। मैं इसके पहले भी मिल चुका हूं, जब मिशन गंगा चला था यूक्रेन से, जब हमने इंडियन स्टूडेंट्स निकाले थे, जब मेरा भी योगदान था, तो तब मैं एक बार मिला हूं, उसके पहले ही मिला हूं, और इस बार भी दौरे पे बिल्कुल मिला। और मैं ये कह सकता हूँ कि उनका जो स्केड्यूल था, मैं खुद उस होटल में, जबकि मैं गौतमबुद्ध का नागरिक हूँ, मैं होटल पे रात के 12:30 बजे तक था। सुबह जब से वो लैंड किए हैं, रात के 12:30 बजे तक मीटिंग्स चली है, भिन्न भिन्न, ना कि प्रधानमंत्री, ना कि बिजनेस लीडर्स के साथ, बल्कि रात के 12:30 बजे तक स्ट्रेटेजिक मीटिंग्स और डिस्कशन चलती रही। 1 मिनट का टाइम नहीं रहा होगा उनके पास कि वो कोई पर्सनल एंटरटेनमेंट कर सके। और सुबह 7 बजे वो वहाँ गौतमबुद्ध से निकल के ओस्लो गए हैं। तो आप देखिए, उनके पास
इवन मामूली जो इंसान ने 7 और 8 घंटा सोना चाहिए उसका भी समय नहीं रहा है। दूसरा आपका सवाल जो है राहुल गांधी जी को लेके, मैं ज्यादा कुछ कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, बट एक होता है करिश्मा और एक कैरेक्टर, ठीक है। जी जो जो मोदी जी में है वो अनमैचेबल है, नॉट ओनली अनमैचेबल फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव, भारत में तो कोई compete नहीं कर सकता है आज की तारीख में वो करिश्मा और कैरेक्टर को। मैं ये कह सकता हूँ इंटरनेशनल लेवल पे शायद ही कोई ऐसा ग्लोबल लीडर है जो उनके साथ कंपेयर कर सकता है। और देखिए, बहुत आसान होता है किसी को भी क्रिटिसाइज करना, बहुत आसान होता है किसी के बारे में बुला भला कहना, लेकिन जो इंसान अच्छा कर रहा है उसको क्रेडिट देना बहुत बहुत मुश्किल होता है। बिकॉज वो इंग्लिश में एक कहावत है, सक्सेस हैज मेनी फादर्स एंड फेलियर्स आर ऑफ्टन ऑर्फन्स, तो हर कोई क्रेडिट लेना चाहता है जब भी कुछ अच्छा होता है, लेकिन कुछ बुरा होता है तो सब एक दूसरे पे उंगलियां डालते हैं। बट यहाँ पे सिर्फ सक्सेस और सक्सेस हो रहा है इंडिया का, इसलिए जो लोग जलते हैं उन्हें जलने दीजिए। लेकिन हम मोदी जी के रूप में एक बहुत बड़ा विश्व गुरु देख रहे हैं यहाँ पे, जो ना कि इंडिया बल्कि इवन ग्लोबल रिलेशंस को एक नई दिशा और नई हाइट्स पे लेके जा रहे हैं। और ये बहुत हिस्टोरिक इवेंट रहा है। हम नहीं, लाइक मैं तो इंडियन ओरिजिन हूँ लेकिन स्वीडिश सिटीजन हूँ, मेरे पास वोटिंग राइट्स नहीं है, बट यदि होते तो मैं हर बार अपना वोट मोदी जी को ही देता प्रधानमंत्री चुनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अपना एक्सपीरियंस और भारत से जुड़े तमाम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का काम था वो एक्सप्लेन करके लोगों को बताने के लिए कि ये दौरा सिर्फ सैर सपाटे का था या इससे भारत को बहुत कुछ हासिल हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी हमारे साथ जुड़ने के धन्यवाद, लिए। धन्यवाद। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।